डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। अविनाश जी, हमसे जितना बन पड़ा हम कर रहे हैं, लेकिन प्रतिमा के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक दोस्त होने के नाते मेरी तुम्हें सलाह है कि अब इन्हें घर ले जाओ और इनकी सेवा करो, क्योंकि समय नहीं है प्रतिमा जी के पास। हमारे हाथ में जितना था हम कर चुके हैं। डॉक्टर विवेक की बातें सुनकर अविनाश के पीले पड़े मुख पर बेचैनी छा गई। सब कुछ सुन्न सा, समझने ना समझने की अवस्था से परे अविनाश दीवार के सहारे टिक गया। डॉक्टर विवेक ने अविनाश के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देते हुए फिर कहा, हिम्मत रखो अविनाश, मेरी मानो तो अपने सगे संबंधियों को बुला लो। अविनाश बिना कुछ कहे बस आईसीयू के दरवाजे को घूरता रहा। कुछ देर बाद अविनाश को स्थिति का भान हुआ। उसने अपनी डबडबाई आंखों को पोंछते हुए अपने सभी सगे संबंधियों को प्रतिमा की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया। इधर प्रतिमा की एक एक सांस हजार हजार बार टूट टूट कर बिखर रही थी। बची धड़कनें प्रतिमा के हृदय में आखिरी दस्तक दे रही थी। पथराई आंखें और पीला पड़ता शरीर प्रतिमा की अंतिम घड़ी को धीरे धीरे उस तक सरका रहा था। प्रतिमा के भाई भाभी मौसी सभी परिवारजन रात तक इंदौर पहुंच गए। प्रतिमा की हालत देख सभी का बुरा हाल था। अविनाश को ढांढस बंधाते हुए प्रतिमा के भाई विकास ने कहा, जीजा जी हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। तभी प्रतिमा को देखने डॉक्टर विजिट पर आए। विकास और अविनाश भी वेटिंग रूम से प्रतिमा के आईसीयू वार्ड पहुंच गए। डॉक्टर विवेक ने प्रतिमा को देखा और अविनाश से कहा, कोई सुधार नहीं है, स्थिति अब और गंभीर हो चली है। क्या सोचा अविनाश तुमने? नहीं नहीं विवेक, मैं एक छोटी सी किरण को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तुम ही बताओ मैं कैसे मान लूँ कि प्रतिमा की सांसें खत्म हो रही है, वह मर रही है। नहीं, वह यहीं रहेगी और उसे तुम्हें ठीक करना ही होगा। यदि तुमसे न हो पा रहा हो तो हम दूसरे किसी बड़े अस्पताल में ले जाएंगे, लेकिन ये मत कहो कि प्रतिमा को घर ले जाओ। हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। विवेक ने अविनाश के कंधे को सहलाते हुए कहा, धीरज रखो, यहाँ जो इलाज हो रहा है यह बेस्ट है। कहीं भी ले जाओ, इससे बेस्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और तुम चाहते हो कि प्रतिमा यहीं रहेगी, तो मैं एक डॉक्टर होने के नाते नहीं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते ये सलाह दे रहा हूँ। डोंट वरी, टेक केयर, वी विल डू आवर बेस्ट। अविनाश को विकास ने सहारा दिया और कहा, जीजा जी सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत मत हारिए। अविनाश निर्लिप्त सा जमीन पर मुंह गड़ाए बैठा रहा। 4 दिन हो गए, प्रतिमा की हालत जस की तस बनी हुई थी। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। सभी बुजुर्ग प्रतिमा के बीते दिनों को याद करते उसके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे कि अभी इस बेटी की उम्र ही क्या है, इसको ठीक कर दो। देखो तो जिनके जाने की उम्र है वे भले चंगे बैठे हैं, और जिसके जीने के दिन है और मौत की शैया पर पड़ी है। प्रतिमा की मौसी ने हिम्मत करते हुए अविनाश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा दिल कड़ा करो, प्रतिमा को और तकलीफ मत दो, उसे घर ले चलो। अविनाश ने मौसी को तरेरते हुए कहा, कैसी बातें करती हो मौसी, मैं उम्मीद कैसे छोड़ दूँ। तभी अविनाश की माँ ने गुस्से में आकर कहा, क्यों मरे जाते हो अविनाश बेटा, जिसे जाना है जाने दो। वैसे भी कौन से सुख दिए हैं तुम्हें प्रतिमा ने, जो तुम इतना दुख मना रहे हो। वे धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, एक संतान तो दे ना सकी। अविनाश खींच उठा, बस करो माँ, समझ भी रही हो कि क्या कह रही हो। वो प्रतिमा ही है जिसके कारण आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, सफल हूँ। हर परेशानी को अपने सिर ओढ़कर वह खड़ी रही मेरे लिए। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इसलिए आप चुप ही रहो बस। प्रतिमा की मौसी ये सब देखकर सुबकते हुए बोली, ना जाने किस में प्राण अटके पड़े हैं, क्यों तेरी ये सांसों की डोर नहीं टूटती। दो देख तो लिया सबको, और किसकी अभिलाषा ने तेरी आत्मा को बंदी बना रखा है। अब खुद भी मुक्त हो बेटा, और दूसरों को भी मुक्त कर। जा बेटा प्रतिमा जा। अविनाश मौसी की बात सुनकर बाहर निकल गया। वह खुद से सवाल कर रहा था, क्या सच में प्रतिमा की सांसें कहीं अटकी है? उसकी सांसें किसी का इंतज़ार कर रही हैं। अपनी अपलक खुली आंखों से वह किसे देखना चाहती हैं। सब तो यही है। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है
क्यों नहीं? उसके चेहरे पर मैंने हमेशा उदासी ही तो देखी है। एक ऐसा दर्द उसकी आंखों से छलकता था जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं, ना ही कभी जानने की कोशिश की कि आखिर ये कैसी उदासी उसके चेहरे पर हमेशा सोई रहती है। कौन से दर्द की हरारत उसकी आंखों को पीला करती जा रही है। लेकिन कोई तो उसकी इस पीड़ा का साझा होगा, मुझे जानना होगा। सोचता हुआ अविनाश गाड़ी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही प्रतिमा के सारे कागज पत्र उलट पलट कर देख डाले, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ देर बैठा तो उसे प्रतिमा की वह डायरी याद आई जो उसने कई बार प्रतिमा के पास देखी थी। एक पुराने बक्से में प्रतिमा की वह डायरी मिली। अविनाश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। प्रतिमा का ना जाने कौन सा दर्द उसके सामने आने वाला था। अपने डर को पीछे ढकेल अविनाश ने थरथराते हाथों से डायरी खोली तो एक पन्ना उसके हाथों से आ चिपका। अविनाश ने पन्ने को पढ़ा तो सन्न रह गया। यह पत्र तो प्रतिमा ने उसी के लिए लिखा था। प्रिय अविनाश, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अबूझ पहेली ही रही। मैंने कभी तुम्हें कोई सुख न दिया, ना प्रेम, ना संतान और ना जीवन। मैं तुम्हारे लायक तो कभी थी ही नहीं, लेकिन तुम जैसे अच्छे पुरुष ने मुझे स्वीकार किया। मुझे तुम्हारा साथ मिला, ये मेरे जन्मों का ही फल है। लेकिन मुझे दुख है कि मैं कभी तुम्हारा मान नहीं कर पाई, तुम्हारे जीवन को सार्थक नहीं कर पाई। तुम्हारी दोस्त पत्नी तो बन गई, लेकिन आत्मांगी नहीं बन पाई। मेरा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अविनाश। तुम जैसे महापुरुष का जीवन मैंने बर्बाद कर दिया। आज तुम्हारा कोई तुम्हें अपना कहने वाला नहीं, सिर्फ मेरे कारण। मैं जानती हूँ तुमने मेरी कोई बात कभी नहीं टाली, इसलिए एक आखिरी प्रार्थना इस पत्र के माध्यम से कर रही हूँ अविनाश। जब मेरी अंतिम विदाई का समय हो तो मुझे उसी मिट्टी में मिश्रित कर देना जिस मिट्टी ने मेरा निर्माण किया, जिसकी छाती पर गिर गिर कर मैंने चलना सीखा, जहाँ की दीवारों पर मैंने पहली बार अक्षरों को बुनना सीखा, जिस मिट्टी का स्वाद मेरे बाल मुख में कितनी बार जीवन का आनंद घोलता रहा। मुझे उसी आंगन में ले चलना जहाँ मेरी ज़िंदगी बिखरी है। मैं समझती हूँ कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे उसी मिट्टी की गोद में सुलाना जिसमें मैंने आंखें खोली थी। तुमने अपने सारे दायित्व निभाए, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार को आत्मसात न कर सकी। इस डायरी के पन्नों में मेरी पूरी ज़िंदगी कैद थी, लेकिन मैंने उसका पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया। अब मेरी बारी है, हो सके तो मुझे क्षमा करना। तुम्हारी प्रतिमा। अविनाश सहम गया। डायरी के कोरे पन्नों के सिवाय कुछ नहीं था। प्रतिमा ये क्या कर गई, अपने जीवन की उस पूजा पर पर्दा डालकर चली गई जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी अटकी है। आज अस्पताल में हर एक सांस तुम्हें हज़ार हज़ार मौत दे रही हैं और हम सब देख रहे हैं। अविनाश ने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नंबर लिखा पाया। वह जया का नंबर था। जया प्रतिमा की बचपन की एकमात्र सहेली थी। अविनाश ने खुद से सवाल किया कि मैं इसे कैसे भूल गया। अविनाश ने डायरी के लिखा नंबर डायल किया। हेलो, क्या मैं जया जी से बात कर रहा हूँ? मैं उनकी दोस्त प्रतिमा का पति बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नहीं, मैं उनकी भाभी हूँ। दीदी अब इंदौर में रहती हैं। अविनाश ने जया का नंबर लिया और फ़ौरन जया को फ़ोन किया। नमस्कार, क्या आप जया जी बोल रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? जी, मैं अविनाश, प्रतिमा का पति अविनाश। जया उछल पड़ी। प्रतिमा कहाँ है? वह तो मेरी जान थी। कैसी है वह? कब से उससे कोई मुलाकात ही नहीं हुई। उससे कहिएगा नाराज़ हूँ बहुत। कहाँ गई, कुछ बताया ही नहीं। एक साथ जया ने शिकायतों और सवालों की झड़ी लगा दी। अविनाश ने बीच में ही टोकते हुए कहा, प्रतिभा अस्पताल में है, उसकी हालत ठीक नहीं है। क्या आप आ सकती हैं मिलने? जया धम्म से सोफे पर गिर पड़ी। कुछ देर दोनों ओर चुप्पी छाई रही। अविनाश ने जया को अस्पताल का पता बताया। अभी पहुँचती हूँ, कहकर जया ने फ़ोन काट दिया और आनन फानन में अस्पताल के लिए निकल गई। अविनाश निर्णयों की गठरी बनाकर अस्पताल पहुँच गया। कुछ ही देर बाद जया भी वहाँ पहुँच गई।
डॉक्टर विवेक की अनुमति से जया को प्रतिमा से मिलने की अनुमति मिल गई। जया ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, प्रतिमा को देखकर गिरते गिरते बची। सौंदर्य की अनुपम मूरत प्रतिमा आज सूखे मरते शरीर के साथ पड़ी थी। जया खुद को संभालते हुए प्रतिमा के बगल में स्टूल पर जाकर बैठ गई। उसकी ठंडी पड़ती हथेली को अपने हाथ से रगड़कर उसे जीवन की गर्माहट देने की कोशिश करने लगी। उसने उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा, प्रतिमा, ये क्या कर लिया तूने? कौन सी पीड़ा तुझे खा गई? बता मुझे, कौन सी दर्द है जो तुझे ना तो जीने दे रहा है ना मरने? सब कुछ तेरे सामने है। तेरा परिवार जिसके लिए तू कुछ भी करने को तैयार रहती थी, तेरा उनका सगा ना होना, यही तेरे लिए दर्द का कारण हुआ करता था। लेकिन आज तेरे लिए वे किसी सगे से ज़्यादा बिलख रहे हैं। इतने समझदार पति हैं, फिर कौन सी वेदना तुझे विरक्त नहीं होने देती? प्रतिमा की पथराई आंखें बस दरवाजे पर टिकी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। जया प्रतिमा के चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर उसकी आंखों में उसकी पीड़ा खोजते हुए जया ने धीरे से कहा, सुजय। प्रतिमा की पथराई आंख से आंसू का एक कतरा गिरा और निढाल हाथों की उंगलियां जया की हथेली को छू गई। जया ठिठक गई। अपना हाथ प्रतिमा के सिर पर रखकर बिलख पड़ी। तू कौन है प्रतिमा? ये कैसी आराधना है तेरी जो मृत्युशैया पर भी नहीं छोड़ती? ये कौन सा रूप है प्रेम का जो तेरी आत्मा तक को छलनी किए डालना है? तभी आवाज़ आई, मैडम, आपका मिलने का समय ख़त्म हो गया है। मरीज को आराम करने दीजिए। जया प्रतिमा के हाथों को उम्मीदों से सहलाकर बाहर आ गई और पीछे प्रतिमा की आंखें अपनी इस अंतिम पीड़ा के निवारण की गुहार लगा रही थी। उसकी पुतलियों पर गुजरा कल एक एक करके नाचने लगा था। प्रतिमा नाम मौसी ने ये कहकर रखा था कि इस मासूम की हम सब माताएं हैं, इसलिए इसका नाम प्रतिमा रखते हैं। प्रतिमा की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी थी। मौसी उस 2 दिन की बच्ची को अपने साथ ले आई थी। नानी, मामी, मौसी सब ने देखभाल कर प्रतिमा का पालन किया था। जैसे जैसे प्रतिमा बड़ी हुई तो लोगों की सहानुभूति भरी नज़रों और बच्चों के आपसी झगड़ों ने उसे बता दिया था कि उसके माँ बाप नहीं हैं। परिवार में प्रायः उसे लेकर मनमुटाव रहता था। कई बार यह बड़े झगड़े भी तब्दील हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप मासूम छोटी सी प्रतिमा संकोची, डरी, सहमी सी रहने लगी। वह लोगों के सामने आने से डरती, अक्सर चिड़चिड़ाया करती। लोगों की दया भरी दलीलों ने उसके भीतर साधारण हंसने बोलने वाली लड़की को मार डाला था। कभी कभी उसे बच्चे चिढ़ाते कि अरे इसकी तो माँ ही नहीं है, ये बेचारी किससे कहेगी। मासूम बचपन ये सुनकर सहम रह जाता। ये सब कुछ उसे व्यग्र बनाता चला गया। बस हर वक्त उसकी पीड़ा यही रहती कि मैं क्यों इस परिवार की सगी नहीं हुई। धीरे धीरे वह खुद को दया का पात्र समझने लगी थी। अपने दिल की बेचैनी को दबाए अक्सर सिसक सिसक कर ही रोया करती। युवावस्था में अन्य लड़कियों की तरह सजने संवरने के शौक, ना हंसी ठिठोली, बस एक बेजान गुड़िया सी वह सारे काम करती रहती। उसके दोस्तों में सिर्फ जया ही थी जो उसे समझती और उसकी अनकही बातों को भी बूझ लिया करती थी। प्रतिमा को जया से कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जया उसे समझाती, दुलारती और डांटती, सब कुछ करती, लेकिन प्रतिमा का जीवन रेगिस्तान की रेत की तरह ही था। प्रतिमा के घर के पास एक युवक रोज उसे देखा करता था। प्रतिमा उसे नज़रअंदाज करती रहती, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखें बार बार प्रतिमा को अपनी ओर खींचा करती। कभी किसी की ओर ना देखने वाली प्रतिमा उसकी ओर खींची चली जा रही थी। उसकी आंखों में उसे खिलखिलाती, नाचती, झूमती जिंदगी दिखने लगी थी, क्योंकि वह वही आंखें थी जिनमें सिर्फ प्रतिमा थी। उसकी पहचान के लिए कोई सवाल नहीं था, कोई सहानुभूति नहीं थी। प्रतिमा के कॉलेज में ही पढ़ने आया था सुजय। प्रतिमा अब सजने संवरने लगी थी, हंसने लगी थी। वह सुजय से बात करती तो खिल उठती। सुजय ने उसे जीने का नया हौसला और पहचान से परे जीना सिखाया था। जया ने सुजय के बारे में घर में बताया तो एक नई कलह सामने आई। प्रतिमा चुपचाप सब सुनती रही। अब उसके जीवन
से सुजय को निकाल दिया गया। प्रतिमा फिर बिखर गई। इस बार संभलना मुश्किल था, क्योंकि कच्ची माटी को आकार देना सहज होता है। प्रतिमा में अब सुजय ही था। महीनों प्रतिमा अंधेरे कमरे में पड़ी रही, ना खाती ना पीती, बस रोती ही रहती। एक दिन नौकरी के लिए कॉल लेटर आया तो परिवार वालों ने भेजने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार प्रतिमा अपने संकोच को तिलांजलि दे चुकी थी। उसने खुद को काम में इस कदर झोंक दिया कि उसे अब खुद का होश नहीं रहता। परिवार की ओर से अब लगातार शादी का दबाव बढ़ रहा था। परिणाम स्वरूप सेहत बिगड़ने लगी। उसके लिए जीवन मुश्किल हो गया था। पीड़ा ने तो उसे जैसे गोद ले ही लिया हो। रात भर रोती रहती। सपने में सुजय की छाया को देखकर चौंक कर उठ बैठती। उसकी पागलों सी स्थिति होती जा रही थी। अब प्रतिमा ने फैसला ले लिया था कि वह अपना जीवन खत्म कर देगी। प्रतिमा ने जया को फ़ोन किया और बिलख बिलख कर रो पड़ी। जया, मुझसे नहीं जिया जाता, मैं सोना चाहती हूँ। जया ने झल्ला कर कहा, हाँ मर जा और उन लोगों को कलंकित कर जा जिन्होंने तुझे उस वक्त जीवन दिया था जब तेरे ऊपर किसी का साया नहीं था। इतनी स्वार्थी कैसे और कब हो गई तू? तूने जीवन भर उस परिवार के लिए किया, क्या नहीं किया? आज तू ये कलंक देगी तोहफे में? प्रतिमा ने बिलखते हुए कहा, मैं क्या करूं जया? सुजय मेरे मन में बसता है। मैं कैसे स्वीकार करूं कि वह मेरा नहीं? मैं तो जिंदगी जानती ही नहीं थी। वही तो मुझे इस जीवन में खींच कर लाया था। आज उसे जरा सी भी तकलीफ होती है तो मुझे एहसास हो जाया करता है। मुझे अनाम वेदना छलनी कर जाती है। मैं तो उससे नफरत भी नहीं कर पा रही हूँ। वह मेरे रोम रोम में बस रहा है। जया बोली, प्रतिमा जरूरी तो नहीं जिससे हम प्रेम करें उसे अपने गले का हार बना कर रखें, वह हर पल हमारे साथ रहे। प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना तो नहीं, तुझे जीना होगा। यदि सुजय के बिना नहीं जी सकती तो उसकी वेदना को अपनी ज़िंदगी बना ले। उसकी पीड़ा के दुशाले से अपने मन को ढक ले। सुजय खुद ब खुद तुझ में बस जाएगा। तुझसे उसे प्रेम करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। प्रतिमा को अपने प्रेम को जीने का नया रास्ता मिल गया था। सुजय उसकी आत्मा बन चुका था। सुजय की पीड़ा प्रतिमा को दर्द तो देती थी, लेकिन प्रतिमा जीती गई। सबके लिए, परिवार की खुशी के लिए अविनाश से प्रतिमा का विवाह हो गया। अविनाश एक अच्छे जीवन साथी की तरह उसके साथ चलता रहा। प्रतिमा भी अपने सारे दायित्वों को निभाती चली गई, लेकिन उसकी आत्मा में बसी वेदना उसके जीवन को धीरे धीरे खा रही थी, और वही पीड़ा उसे आज मृत्युशैया तक ले आई थी। उसे ब्रेन हेमरेज हो गया था। रात हो चली थी। नर्स ने आईसीयू के तेज प्रकाश को मध्यम कर दिया और प्रतिमा की आंखों में नाचता अतीत फिर वर्तमान के दुशाले में दुबक गया। जया ने अविनाश से कहा कि प्रतिमा को आप उसके घर ले चलिए, मैं भी चलूँगी। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जया ने घर आकर तमाम किताबों डायरियों की खोजबीन कर सुजय का फ़ोन नंबर ढूंढा और फ़ोन लगाया। सामने से एक भारी सी आवाज़ आई, हेलो। कौन? हेलो सुजय। जी, मैं सुजय बोल रहा हूँ। सुजय, मैं जया, प्रतिमा की सहेली। कुछ देर चुप्पी छाई रही। सुजय की आंखों में प्रतिमा तैर गई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, जया, प्रतिमा, प्रतिमा कैसी है? जया रो पड़ी। मर रही है। उसकी सांसें उसी सुजय के लिए अटकी है जिसने उसे जीना सिखाया था। क्या तुम उसके घर आ सकोगे कल? सुजय सोफे पर बेसुध सा गिर पड़ा। मुंह से बस यही कह सका, हाँ। प्रतिमा को एम्बुलेंस से घर ले जाया गया। घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबकी आंखों में उस माटी में खेलने वाली वह गुड़िया उतर आई। दरवाजे के पीछे छिप जाने वाली मासूम प्रतिमा आज अपनी वेदनाओं को साकार कर इस मिट्टी में छिपने आई थी। दरवाजे पर लगी प्रतिमा की आंखों से अश्रुधार बह निकली। सुजय ने देहरी पर पांव रख दिया था। प्रतिमा की पुतलियों में जैसे ही सुजय का प्रतिबिंब उभरा, उसकी अंतिम सांसों के फूल सुजय के कदमों में बिखर गए और सुजय की आंखों से बहती गंगा ने प्रेम तड़पण कर प्रतिमा को मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी।
अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।